डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेक द डे साइंस क्लासेस। आई एम अंकिता और बहुत दिन बाद वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सो अब ऐसे वीडियो मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। मतलब संडे वीडियो शूट होगा और मंडे वीडियो अपलोड होगा। सो ऐसे वीडियो देने का अब ड्यूरेशन चलेगा एंड प्लीज़ सॉरी फॉर डिले ऑफ द वीडियोज़। एंड अब से वीडियो स्टार्ट हो रहा है और अब से कंटिन्यू चलेगा। सो आज हम अपना केमिस्ट्री का 11th पार्ट मतलब 11th चैप्टर का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ आज, वो आपका अप टू कॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो पहले तो आपको इसका मैंने एक शॉर्ट डेफिनेशन, एक इंट्रोडक्शन दिया था कि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने में, तो हाइब्रिडाइजेशन है आज का हमारा टॉपिक। और ये हाइब्रिडाइजेशन के पहले जो हम थोड़ा थोड़ा एक 9th से जो पढ़ते हैं उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही दिया था। सो वही आपका बेसिक है और वो आप अगर सीख गए तो आपको बहुत अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन पार्ट इजी लगने लग जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है और बेसिक हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे समझते हैं कि किसी एक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। Are you getting my point? What I'm saying that any kind of molecule is having hybridization or is having any kind of hybrid orbitals, that how we know? To understand that topic, we have to understand that what is the meaning of hybridization. Okay, which molecules do not follow hybridization rule, which molecules follow the hybridization rule. Okay, so ज़्यादातर जो molecules होते हैं वो hybridization को follow तो करते हैं, पर वो हम एक molecular तौर पर कैसे समझे कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो सब कैसे समझते हैं वो हम आज के वीडियो में समझेंगे। सो ये वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके डिवाइड हो सकता है। आई थिंक एक बार में ये वीडियो हो जाएगा नहीं। सो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे शायद पार्ट्स में ये मैं अपलोड कर दूँगी डेली। सो देन अगेन अगर वीडियो स्टॉप हुआ तो मैं कोशिश करूँगी फिर संडे वीडियो शूट करने के लिए। Okay, so back to the point. What is our topic? Today's topic is hybridization. Okay, so again मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले जो मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दिया था, मैंने वीडियो को बना के पोस्ट किया था to understand what is the of principle, what is the meaning of electronic configuration, what is the meaning of how the electrons are arranged in the orbitals, ये सब मैंने आपको पहले से एक शॉर्ट वीडियो दे रखा है। सो ये सब आपको पता होना चाहिए, देन आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आने वाला है। उसके पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन कुछ समझ नहीं आएगा अगर आपको पता नहीं इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना वो एक्चुअली ऑर्बिटल्स का ही काउंटिंग होता है। इलेक्ट्रॉन्स का इसमें कोई भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हमको पता है ऑर्बिटल्स में तो हम डायरेक्ट ऑर्बिटल्स की बात कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। हम डायरेक्ट ऑर्बिटल्स की बात कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। सो हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ऑर्बिटल्स, हाउ द ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द मॉलिक्यूल्स। ओके, अब तक हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ते आ रहे थे, पर हाइब्रिडाइजेशन में हम ऑर्बिटल्स का कन्फिग्रेशन ईजिली पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हम अपना बेसिक पॉइंट लिखना, टॉपिक डालिए हाइब्रिडाइजेशन। Hybridization. Clear? Okay. So this is your hybridization spelling and pronunciation is same, hybridization. And after all, this is your chapter. I think 4 से स्टार्ट होता है। So मैं चैप्टर नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट केमिस्ट्री लिख देती हूँ। Okay, just I write the chemistry so you can easily understand this is not physics, this is chemistry. Okay. सो स्टार्ट करते हैं हम अपना हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक डेफिनेशन पढ़ना। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? सो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट होता है वो आपका मॉलिक्यूल बनाना नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल तो आपका लुईस स्ट्रक्चर से बन जाता है। जो मॉलिक्यूल हम बनाते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सिर्फ डाइऑक्साइड की बात नहीं हो रही है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल हो गया ना, वो मॉलिक्यूल आपका हाइब्रिडाइजेशन से ही बनता है ये ज़रूरी नहीं है। मॉलिक्यूल बनने के बाद उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है कि नहीं वो देखना इंपॉर्टेंट होता है। अब मैंने आपको शायद एक रेजोनेंस पार्ट भी बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस। एक बहुत दिन पहले आपको बताया था कि रेजोनेंस एक्चुअली में होता क्या है।
जब लुईस स्ट्रक्चर फेल हो जाता है अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करने में, अपने आप का इंट्रोडक्शन बताने में, तब जो रेजोनेंस है वो इंट्रोड्यूस होता है। और रेजोनेंस आपका जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनका डीलोकलाइजेशन को प्रूव करते हैं। सो रेजोनेंस जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में क्यों यूज़ होता है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ही हम रेजोनेंस का जो है टॉपिक पढ़ते हैं बेसिकली। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हम रेजोनेंस देखते हैं, या फिर मुझे बताना चाहिए कि जो रेजोनेंस के बाद हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, वो आपका चेंज होता है। भले ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका मॉलिक्यूल्स के बाद जो ओवरऑल चार्ज आए वो सेम आए, ठीक है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सेम आए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होता है एक पर्टिकुलर एटम के अंदर, ठीक है। एक पर्टिकुलर एटम के अंदर कितने मतलब एटम के साथ वो जुड़ा है, किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, वो हम देखते हैं। तो बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपका सेम जो है वो ओवरऑल चार्ज दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हाइब्रिडाइजेशन भी इसमें सेम है। हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होगा ही, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग चेंज होती है। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली बॉन्डिंग में डिपेंड होता है, ये भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। सो मुझे ऐसे आपको लेक्चर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा अगर मैं डायरेक्ट लिख लिख के आपको नोट्स लिखवा दूँ, क्योंकि इसको बताना है आपको। मतलब मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि ऐसे होगा, आपको ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी। ओके, टू मेक an interest I have to understand, I have to teach these things. Okay, so स्टार्ट करते हैं हम जानना कि what is the meaning of hybridization. So लिखिए, when a molecule is hybridized, that means its atomic bonding is sharing equivalent orbitals. Also can be said that same energy distributive orbitals, okay, called as hybrid orbitals. आपको डेफिनेशन से क्या समझ में आया? मैंने ये डेफिनेशन ऐसे लिख दिया, इसके बाद आपको क्या समझ में आया? देखिए, इसका एक डेफिनेशन मैंने बनाया है, पर एक्चुअल में इसका एक डेफिनेशन होता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट और मोर देन टू different orbitals to distribute equivalent or equal amount of energy, okay, which is known as hybrid orbitals. ये जो मैंने लिखा, ये आपका बुक का डेफिनेशन लिखा, ये जो लिखा है ये मैंने समझ के लिखा। ये जो है ये बुक का डेफिनेशन आपको ये समझाएगा कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट और मोर देन टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स टू रीडिस्ट्रीब्यूट, मुझे लिखना चाहिए टू रीडिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि पहले से तो वो स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, पर जब हम उसको अगेन इंटरमिक्स करते हैं तो उसके बाद जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बाद का स्ट्रक्चर का ऑर्बिटल्स हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं. दैट इज़ योर बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. Okay, it is your first definition of hybridization which is studied in your elementary classes like class 11th. But ये जो definition है ये बहुत बार स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी नहीं रहता.
ठीक है, मतलब ये जो डेफिनेशन है ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी नहीं रहेगा समझने के लिए। मतलब आपको पहले तो ये लगेगा कि ऑर्बिटल्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, चलो ठीक है, एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए। अब मिक्स होके आपको लगेगा कि उसके बाद क्या फ़ायदा हुआ, मिक्स होने के बाद फ़ायदा तो कुछ होना चाहिए ना। मतलब मैंने किसी एक चीज़ को अपना काम स्टार्ट किया, अपना प्रोजेक्ट बनाया, पर वो प्रोजेक्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो किस चीज़ के लिए, अगर वही पता नहीं चलेगा तो हम समझेंगे कैसे कि हो क्या रहा है। तो उसको समझने के लिए हमको पहले तो, ठीक है, ये डेफिनेशन तो पहले हमको लर्न होना चाहिए, पर इसके बाद का जो मैंने ये लिखा है ना, ये वाला डेफिनेशन, ये एक्चुअल में क्या है ये समझते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, व्हेन अ मॉलिक्यूल इज हाइब्रिडाइज्ड दैट मीन्स इट्स एटॉमिक बॉन्ड इज शेयरिंग इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स also can be said that same energy distribute orbitals called as hybrid orbitals means, आपको मैं इसको इजीली ये बताती हूँ कि आपको पता है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन केमिकल पार्ट, लाइक इन एन ऑर्बिट in an orbital part we said that 4 different orbitals is arranged in an atom. okay, बस उसमें ये ज़रूरी नहीं रहता कि एटम में सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हो। हाँ, उसमें ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, 4 ऑर्बिटल्स, मोर देन 4 ऑर्बिटल्स ऑल्सो, मैंने ऐसे पढ़ा है हायर क्लासेस के थ्रू कि GH ऑर्बिटल इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। बट अभी के लिए अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 4 ऑर्बिटल्स हैं वो बेसिक होता है, वही मेजर होता है। फर्स्ट 4 ऑर्बिटल्स इज़ मेजर, बट आफ्टर दैट ऑर्बिटल्स दे आर जस्ट माइनर काउंटिंग। सो बहुत बार हम उसको ना नेगलेक्ट कर सकते हैं, पर होता है मोर देन 4 होता है। ये आपको मैं एक शॉर्ट प्रूफ देना चाहती हूँ कि ऐसा होता है। पर जो 4 मेजर ऑर्बिटल्स होते हैं उसको समझना हमको पड़ेगा, ठीक है। तो आपको तो पता ही होंगे कि देयर आर 4 ऑर्बिटल्स, बेसिक मेजर 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एन एटम। सो क्या क्या होता है, फर्स्ट होता है आपका S, मतलब जो आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है, सब शेल मतलब सब लेवल विच इज़ ऑल्सो सेड एज ऑर्बिटल, वो होता है आपका S। उसके बाद का जब हम एनर्जी लेवल बढ़ता है एटम का, तब आता है P। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाते हैं एनर्जी में, तब हमको मिलता है D। उसके बाद हम जब बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं एनर्जी में, तब हमको मिलता है F। So S, P, D, F, there are 4 major orbitals are present in an atom. Okay, they are the responsible to find an atom. एक एटम को ढूंढने के लिए हमको इन 4 ऑर्बिटल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इन 4 एटम्स में, इन 4 ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन रहता है, वो ही बताता है कि कौन सा एटम कौन सी पोजीशन में लाई करेगा। जैसे हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है, उसके पास अगर 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 4 ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड हो या 4 ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड हो सकता है कि उस हाइड्रोजन के पास इतना कम इलेक्ट्रॉन हो कि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सारे एटम्स से बहुत कम हो। और ये सच है कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ज़्यादा लो होने की वजह से बहुत लेस है, इसीलिए उसका जो क्वांटिटी है और उसका जो मुझे बताना चाहिए कि पोजीशन है, वो पीरियोडिक टेबल में सबसे पीछे है। मतलब सबसे मुझे बताना चाहिए कि सबसे आगे वही आया। तो जो सबसे आगे आ जाता है उसके सामने अगर लाइन लग जाए लोगों की, तो वो सबसे पीछे हो जाता है। तो मुझे बताना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे पहले आया और मॉलिक्यूलर वेट में सबसे कम होता है, इसीलिए हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब एलिमेंट से बहुत कम होता है। सो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास का जो ऑर्बिटल है वो भी कम है। हाँ, हम बोलेंगे कि उसके पास सब शेल का जो एनर्जी लेवल है वो कम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका ऑर्बिटल उसके पास नहीं है। उसके पास ऑर्बिटल है, पर वो ऑर्बिटल को शो नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से, ठीक है। सो दैट इज़ द मेजर पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड। ये सब फोकस करना, ये हम बहुत बार क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, पर इनको हमको जानना इंपॉर्टेंट रहता है कि एटम के पास ऑर्बिटल्स तो होते हैं, पर वो ऑर्बिटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से वो ऑर्बिटल्स को उभार नहीं पाते, ऑर्बिटल्स को शो ऑफ नहीं कर पाते। दैट इज़ द पॉइंट।
सो आपको समझ में आ गया कि ऑर्बिटल्स क्या है, sp-df। ओके, सो ये जो sp-df है, ये sp-df अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं। मतलब s के पास अगर मैं बोलूँ कि s कौन से शेल के अंदर आता है, तो s एक्चुअल में आपका 1 मतलब फर्स्ट शेल में आता है। सो फर्स्ट शेल मीन्स s, सेकेंड शेल मीन्स s प्लस p, थर्ड शेल मीन s प्लस p प्लस d, एंड फोर्थ शेल इज लाइक s प्लस p प्लस d प्लस f, एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स मतलब आफ्टर द फोर्थ शेल fourth onwards, we can say that 4 orbitals can be written in the form of fifth shell, sixth shell and seventh shell. But जो सिक्स और सेवन्थ होता है उसके ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहता है वो चेंज हो जाता है। सो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही बहुत मेजर होता है जब हम ऑर्बिटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। पर जब हम ऑर्बिटल्स के बाद पहुँचते हैं, मतलब ऑर्बिटल्स तक जब हम पूरा अच्छे समझ जाते हैं, तो उसके बाद हमको ये समझना पड़ता है कि कैसे एक मॉलिक्यूल का जनरेशन हुआ, है ना। उसके बाद हम ये समझते हैं कि एक मॉलिक्यूल कैसे बना। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो आपका ऑर्बिटल रहता है वो 4 रहता है। मैंने आपको बहुत बार बताया। अब ये जो 4 ऑर्बिटल्स रहते हैं, इन 4 ऑर्बिटल्स को हम एक साथ मिक्स नहीं करते। ये जो 4 ऑर्बिटल्स रहते हैं sp-df, ये 4 ऑर्बिटल्स को हम एक बार में एक टाइम में एक साथ मिक्स नहीं करेंगे। ओके, जैसे अगर हमारे पास sp-df है तो ये sp-df एक साथ एक टाइम में मिक्स नहीं कर देंगे। होता है ये है कि s के साथ p मिक्स होता है, ठीक है। मान लो कि s के साथ p मिक्स हुआ, तो क्या हुआ कि s के साथ p मिक्स होने के बाद एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना। आपको समझ में आ रहा है कि एक s ऑर्बिटल ले लिया आपने, अब उस s ऑर्बिटल के साथ एक p ऑर्बिटल का मिक्सअप किया, तो हमारे पास टोटल ना sp ऑर्बिटल का मतलब उद्घाटन हुआ। अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। सो ये जो sp ऑर्बिटल है, ये sp ऑर्बिटल हमको एक शेप देता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि s का एक शेप रहता है, p का एक शेप रहता है, d ऑर्बिटल का एक शेप रहता है, f ऑर्बिटल का एक अपना शेप रहता है। सो ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, देखना पड़ता है कैमरे में शूटिंग हो रहा है कि नहीं वीडियो। ओके, सो ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं वो कभी भी एक टाइम में एक साथ मिक्सअप नहीं हो जाते। मतलब s के साथ p के साथ d के साथ f ऐसे मिक्स नहीं करेंगे। पर हाँ, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जब मैं लिख रही थी शेल के साथ सब शेल, तब वो प्लस के साथ में दिखा रही थी। इससे आपको ये प्रूफ हो, इससे आपको ये दिमाग में बैठा रहे कि जो शेल्स रहते हैं उसके अंदर कितने सब शेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न। ओके, सो इसके बाद मैं कहा थी, हाँ, अब इसके बाद हमको ये समझना पड़ेगा कि जो मिक्सअप होता है, जब इंटरमिक्सिंग होता है, वो ऑर्बिटल्स का किस तरह से होता है। देखिए, मिक्सिंग तो पहले हो गया था इलेक्ट्रॉन्स का। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग मतलब एक ऑर्बिटल के साथ दूसरे ऑर्बिटल का मिक्स होना, एक ऑर्बिटल के साथ दूसरे ऑर्बिटल का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका ओवरलैपिंग होना, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हर समय कोवेलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, नॉट ऑन आयनिक बॉन्ड, बिकॉज आयनिक बॉन्ड में कोई भी ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं। आयनिक बॉन्ड में ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होते? क्योंकि आयनिक बॉन्ड में आपका एक प्लस चार्ज बनता है, मतलब एक एटम आपका कैटायन होता है, मतलब अपना वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद एक अपना प्लस मोड शो करता है, मतलब प्रोटॉन्स की डेंसिटी को इंक्रीमेंट शो करता है। और एक आपका जो अलग आयन के साथ बॉन्डिंग जो होती है आयनिक बॉन्डिंग में, वो रहता है आपका एनायन। मतलब एक कैटायन एक एनायन का जो बॉन्डिंग है वो हम बेसिकली देखते हैं, और उसमें जो है बहुत शुद्ध बॉन्डिंग होती है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बॉन्डिंग। आप समझ रहे हो, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन हमने देखा था, पर किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में कूद के गया और एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन में कैसे अपने आप में जगह दी, वो सब हम आयनिक बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और ये मैंने आपको बताया भी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, विद द हेल्प ऑफ स्टेबिलिटी। सो आपको ये पता होगा। आपको अगर ये वीडियो के बारे में पता नहीं है तो आप देख सकते हैं, ये वीडियो मैंने अपलोड किया है। इस वीडियो से आपको वो सब चीज़ समझ में आ जाएगी जो आपको मैं अभी बता रही हूँ, क्योंकि हर समय एक ही चीज़ को मैं रिपीट नहीं कर सकती, मुझे और भी डिटेल्स में पढ़ाना है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा
पहले वीडियो को अच्छे से चेक करके देख लीजिए अगर आपको पता नहीं है वीडियो का इंट्रोडक्शन। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना कि व्हाट इज़ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो जब एस के साथ पी मिक्स हुआ, जब एस ऑर्बिटल के साथ पी मिक्स हुआ, तब ये एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ विच इज़ नोन एज एस पी ऑर्बिटल। ओके, विच इज़ नोन एज एस पी ऑर्बिटल। और ये एस पी ऑर्बिटल फर्दर आपका जो है एस पी टू, एस पी थ्री, एस पी थ्री डी, एस पी थ्री डी टू, ऐसे आपका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन शो करेगा। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ ये जो एस पी ऑर्बिटल है, ये एस पी ऑर्बिटल का जो शेप है ना, ये शेप आपका जो एस पी टू है उसमें भी आपको सेम दिखेगा, एस पी थ्री है उसमें भी आपको सेम दिखेगा। पर हाँ, जब हम कोई भी एक कंपाउंड को बनाएंगे, जब हम एक कोई मॉलिक्यूल को बनाएंगे, तब उसमें ओवरऑल शेप आपका कुछ अलग बनेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अलग अलग, मतलब एक एटम के अपने इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे एटम के अलग इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग बना रहा है। सो आपको समझ में आना चाहिए कि सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल तो अपना सेंट्रल एटम दे रहा, पर उसके बाहर जो भी एटम्स हैं वो एटम्स किस तरह से जुड़ते हैं अपने अपने एटॉमिक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के साथ, वो हम देखेंगे। सो हम एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करेंगे जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से एक चीज़ जब एक चीज़ के साथ मिक्सअप होती है तो वो किस तरह से दो चीज़ों में इक्वली डिवाइड होती है। ओके, सो आप समझ सकते हैं कि दो, मान लीजिए कि आपने एक सॉल्यूशन दिया। ओके, फॉर एग्जांपल आपने एक शुगर सॉल्यूशन दिया जिसमें आपने एक ग्लास में एक पानी, एक वाटर फिल्ड वाटर ग्लास फिल्ड विद वाटर में आपने शुगर ऐड किया, डिज़ोल्व किया, और एक आपने ग्लास में सॉल्ट वाला पानी, मतलब जो नमक पानी है वो बनाया। अब दो ग्लास में आपने इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी को लिया, मतलब इक्वल अमाउंट लिया। क्या लिया? इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। एक में आपका शुगर सोल्यूशन है, एक में आपका सॉल्ट सोल्यूशन है। अब आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा ग्लास लिया जिसमें आपको दो ग्लासेस के इक्वल अमाउंट के हाफ जो सोल्यूशन है उसको मिक्सअप करना है। तो आपने क्या किया कि जिस ग्लास में आपका शुगर सोल्यूशन था, मतलब चीनी वाला पानी था, उसको आपने एक खाली ग्लास में आधा भरा, और जिस ग्लास में आपका नमक पानी था फुलफिल्ड, उसमें से आपने आधा उसमें ऐड किया, जो आपने आधा कौन सा भरा था? शुगर वाला। सो चीनी वाला पानी और नमक वाला पानी जब एक दूसरे के साथ मिक्स हुआ तो एक न्यू कंपाउंड का, न्यू सोल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, विच इज़ टाइप ऑफ शुगर प्लस सॉल्ट सोल्यूशन। सो आपको ये समझ में आया कि किस तरह से इंटरमिक्स हुआ। ठीक है, एक सोल्यूशन था, वो सोल्यूशन पहले से मिक्स हुआ था, मतलब वो प्योर तो नहीं था। एक ग्लास में पानी लिया था मैंने, वो पानी में मिक्सिंग था, एक में आपका शुगर मिक्स था, एक में आपका सॉल्ट मिक्सिंग था। जस्ट उसको आप कंपेयर कीजिए केमिस्ट्री वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ कि एक ऑर्बिटल आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला है, एक अलग ऑर्बिटल आपका दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला है। जस्ट फॉर सपोज एस जो ऑर्बिटल होता है उसमें आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता है? कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। और जो आपका पी ऑर्बिटल रहता है उसमें आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो जब 6 + 2 ऐसे मिक्स होता है ना, एस + पी ऐसे जब मिक्स होता है ना, तब एक सेकेंड सब लेवल आप समझ सकते हो कि एस + पी एक सेकेंड शेल का एक न्यू फॉर्मेशन कर रहा है, जस्ट लाइक सेकेंड शेल। वी नो दैट इन सेकेंड शेल जब हम एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं सेकेंड शेल में, तब क्या देखते हैं कि जब आपका 2 + 6 होता है तब 8 आपका मैजिक नंबर आता है। तो वही तो आपका बेसिक है ना, कि आप किस तरह से अपना एटम से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हो। और उसमें क्या हुआ, आपका दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग हुआ, इंटरमिक्सिंग हुआ, और इंटरमिक्स होने के बाद आपका सेम अमाउंट ऑफ क्या बना, एक न्यू सोल्यूशन बना। ठीक है, मतलब आपके पास पहले एक गिलास पानी शुगर का था, एक गिलास पानी नमक वाला था। जब आपने दोनों को मिक्स किया, हाफ फिल्ड इक्वल हाफ फिल्ड लिया, तब आपको एक ही ग्लास में आपका एक परफेक्ट सॉल्यूशन बना मिक्सिंग वाला।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं और वो जो दो चीज़ें हैं वो जिस अमाउंट में वेरी करती है, उसी अमाउंट में आपको वापस से इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ जो सोल्यूशन है या फिर जो आपका एनर्जी है, मैं एनर्जी बोलने वाली हूँ और हाइब्रिडाइजेशन केस में, क्योंकि ऑर्बिटल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एनर्जीज़ रहती हैं। एनर्जीज़ है वो क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, पहले एक गिलास पानी आपका शुगर का था, एक गिलास पानी आपका नमक का था, दोनों को मिक्स करके जब मैं एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करने की कोशिश की तब मुझे एक गिलास ही मिला, जो मिला विच इज़ न्यू सोल्यूशन। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि अगर आप दो ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हो, ठीक है, दो ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हो तो आपको दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही इन फ्यूचर मिलेंगे। मतलब अगर आप sp ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हो, मान लीजिए आपको आपने sp ऑर्बिटल्स को मिक्स किया तो आपको दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही मिलने वाले हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको दो ही मिलेंगे, आपको sp2 में तीन ही मिलेंगे, क्योंकि जो आपका स्टेरिक नंबर रहता है ना, वो अगेन इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टेरिक नंबर है वो मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेरिक नंबर, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ स्टेरिक नंबर। ओके, देन मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से VSAPR थ्योरी का फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से आपका जो है मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्री और इसके साथ उसके शेप्स आए। ठीक है, सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया।